सिर्फ उतना ही बस नहीं है, और भी बहुत सारे काम पड़ते हैं उसके। चलो अपना अगला टॉपिक क्या है, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं। कौन इसको परिभाषित करना चाहेगा कि केमिकल रिएक्शन जो है वो होता क्या है? बोलो। केमिकल रिएक्शन होता है इसमें तत्व या यौगिक जो होते हैं वो मतलब तत्व जो होते हैं वो दूसरे तत्वों के साथ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। मतलब कोई भी दो प्रकार के पदार्थ जो हैं वो आपस में कंबाइन होके या मिलके किसी नए प्रकार के या नए गुण वाले क्या करते हैं, पदार्थ क्या क्या निर्माण करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, है ना। जो प्रक्रिया चल रही होती है, यानी कि क्या होता है, कोई भी दो पदार्थ, और केवल दो ही नहीं होता है, दो से अधिक भी हो सकता है, ठीक है ना, कि कोई भी दो पदार्थ या मैटर बोल सकते हो, जब आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक नए प्रकार का पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी मैटर, है ना। मतलब उनकी प्रॉपर्टी अलग रहेगी, जो आपस में कंबाइन कर रहे हैं उनका गुण अलग है, और कंबाइन करने के बाद जो नए प्रकार का कंपाउंड वगैरह जो भी नए प्रकार का तैयार हो रहा है यौगिक, यहाँ पदार्थ की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, पदार्थ में कुछ भी हो सकता है ना, कंपाउंड भी हो सकता है, यानी यौगिक भी हो सकते हैं और तत्व भी हो सकते हैं। पदार्थ जो लिख रहा हूँ ये सभी के लिए है ना। तो जब दो प्रकार के, दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ आपस में मिलकर एक नए प्रकार का क्या करते हैं, पदार्थ का निर्माण, तो नए प्रकार के पदार्थ का मतलब ये कि नई प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो नए प्रकार के पदार्थ यानी मैटर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, यानी प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई कंफ्यूजन? ठीक है ना, ये तो बचपन से जानते आ रहे हो। चल अब ये बताओ कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, अपन इसको पहचानते कैसे हैं, आइडेंटिटी, कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं ये तो समझ गए, जब दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ आपस में मिलकर कोई नई प्रॉपर्टी, नए गुण वाले नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। लेकिन अगर आइडेंटिटी पूछी जाए कि पहचानेंगे कैसे कि कहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, इसके क्या क्या मतलब हैं पॉइंट, जिससे कि पहचान में आए कि हाँ यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज ऑफ कलर, क्या चेंज ऑफ कलर, तो मतलब जैसे जो पदार्थ पहले थे, अब अगर उन्होंने आपस में रिएक्शन किया है तो हो सकता है कि जो नया प्रकार का पदार्थ बन रहा है वो पहले से उसका कुछ कलर जो है वो क्या हो चुका हो, चेंज हो चुका हो। मतलब कलर का चेंज होना एक केमिकल रिएक्शन की आइडेंटिटी है, रासायनिक अभिक्रिया की एक पहचान है। क्योंकि जब तक कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ होगा, रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई होगी, तो इसका मतलब उसका कलर चेंज नहीं हो सकता फिर। तो कलर का चेंज होना एक प्रकार की प्रॉपर्टी उसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना, ठीक है ना। यानी कि कलर का क्या हो जाए, कलर यानी कि उस पदार्थ का रंग क्या हो जाए, चेंज हो जाए, यानी बदल जाए। और बताओ। चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर, या मतलब एनर्जी, हीट, है ना। मतलब पहले से अगर केमिकल रिएक्शन हुआ होगा तो हो सकता है कि वो दो प्रकार के होते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती है जिसको कराने के लिए हीट की क्या होती है, ज़रूरत होती है, और बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, बाहर निकलती है, तो उससे उनके टेम्परेचर में क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो पहले कुछ और रहा होगा, बाद में कुछ और हो सकता है कि पहले टेम्परेचर ज़्यादा रहा हो और रिलीज होने के कारण उसका टेम्परेचर क्या हो चुका हो, कम हो गया हो, या उसने रिएक्शन किया, उसमें उसको हीट की ज़रूरत पड़ी तो हीट ले लिया और पहले से उसकी टेम्परेचर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, है ना। यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि उसका तापमान क्या हो जाए, चेंज हो जाए, एक ये भी बोल सकते हैं, तापमान में परिवर्तन। और स्टेट चेंज हो जाए, ठीक है। स्टेट यानी कि अवस्था, अवस्था में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। एग्जाम्पल एग्जाम्पल बता सकते हो? अरे यह वाला नहीं, जनरल लाइफ पे दिखा देखना हुआ जिसको अपन देख के समझे कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। पानी, आइस में बदल जाता है, पानी आइस से पानी बदल जाता है। जैसे नॉर्मल, जैसे कोई मतलब कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट, जैसे खाने पीने का पदार्थ पदार्थ नहीं रखा रहता, कुछ भी मान लो सामान, और उसको काफ़ी लंबे समय तक के लिए छोड़ दो, आलू का सड़ना वो तो बहुत देर बाद केमिकल रिएक्शन होता है ना। केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देर से हो चाहे पहले से, उससे हमको क्या करना है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आलू का आप रख देते हो, तो आलू अगर मान लो बहुत समय तक रखा हो तो फिर वो धीरे धीरे खराब है, सड़ने, तो लिक्विफाइड होने लगता है कि नहीं होने लगता है, एकदम से सड़ने वाला चीज़ बोल रहा हूँ। तो वो क्या है, पहले सॉलिड स्टेट में था, बाद में जब सड़ने उड़ने लगता है तो कहाँ में जाने लगता है, लिक्विड स्टेट में। तो उसका स्टेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल लोचा हो रहा है।
समझ गए? ठीक है, और क्या प्रॉपर्टी? एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब जब रिएक्शन हो रहा होता है तो अब जरूरी नहीं कि एक ही रिएक्शन में ये सब मिल जाए, ये सब रिएक्शन की प्रॉपर्टी, मतलब इनमें से कुछ भी मिल सकता है। ठीक है ना? तो एवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या हो गया? गैस जो मतलब रिएक्शन हो रहा होता है तो हो सकता है उसमें से गैसेस क्या हो रही होती हैं, निकल रही होती हैं। ठीक है ना? तो ये भी एक प्रकार का रिएक्शन का ही कहते हैं, गैस का निकलना। और कुछ? मतलब ऐसे देखोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो ये कुछ मेजर आइडेंटिटी हैं केमिकल रिएक्शन को पहचानने का। ठीक है, समझ गए? कोनो कन्फ्यूजन? चलो देखो, शब्द का मतलब समझ लो, केमिकल इक्वेशन, इसमें दो शब्द हैं, एक है केमिकल और दूसरा इक्वेशन यानी समीकरण। यानी कि जब अपन किसी भी रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को, उसको इक्वेशन यानी समीकरण द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। तो वो जो आप इक्वेशन फॉर्म लिख रहे हो किसी भी रिएक्शन का, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। अब उस केमिकल इक्वेशन में होता क्या है, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज़ अगर पूछा जाए तो जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में, जिन लोगों, जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है और जो भी चीज़ बन रहा है, उसको उनके केमिकल फॉर्मूला द्वारा क्या करते हैं, या सिंबल द्वारा जब उसको क्या कर देते हैं अपन, इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, समझ गए? यानी कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले, रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले, यानी पार्टिसिपेट करने वाले जो पदार्थ होते हैं, मैटर, और बनने वाले, नए बनने वाले मैटर यानी पदार्थ को जब हम क्या करते हैं, उनके केमिकल फॉर्मूला या सिंबल द्वारा एक इक्वेशन बना के रिप्रेजेंट कर देते हैं रिएक्शन को, उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना? यानी हम उनके केमिकल फॉर्मूला को सिंबल द्वारा रिएक्शन को इक्वेशन की मदद से क्या करते हैं, जब प्रदर्शित कर देते हैं, तो इसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, देखिए इसका भी रिएक्शन कम हो गया, केमिकल रिएक्शन। क्लियर हो गया कि केमिकल रिएक्शन कहते हैं किसको? अरे केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं, केमिकल इक्वेशन। कोई कंफ्यूजन? तो केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, समझ गए? अब ये बताओ, केमिकल इक्वेशन में जो पार्टिसिपेट करने वाले मैटर होते हैं, पदार्थ, ठीक है ना, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, भाग लेने वाले मैटर, या कहने का मतलब जिन दो लोगों के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है उनको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं ना। हाँ, अभिकारक या क्रियाकारक, रिएक्टेंट, है ना? ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, रिएक्टेंट। यानी कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो मैटर होते हैं, मैटर के रूप में चाहे आप कंपाउंड बोल लो या एलिमेंट, दोनों शामिल रहते हैं। ठीक है ना? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक या अभिकर्मक भी बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर? अब फिर जो केमिकल रिएक्शन के बाद, जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो उसके बाद बनने वाले जो नए पदार्थ जो बनते हैं, बनने वाले नए पदार्थ जो होते हैं या नए मैटर जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है ना, यानी उत्पाद। क्लियर ना? ठीक है, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले मैटर या एलिमेंट या कंपाउंड को अपन लोग क्या बोलते हैं, उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और बनने वाले जो नए प्रकार के पदार्थ जो बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो केमिकल इक्वेशन को अब लिखने का तरीका, ये तो समझ गए कि कौन कौन होते हैं, तब उसको लिखने का तरीका बताना कि केमिकल इक्वेशन लिखा कैसे जाता है। ठीक, केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका, चलो बोलो, पॉइंट वाइज पॉइंट बताते जाओ कि क्या करना होता है, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। पहले जो हम एलिमेंट ले रहे हैं उसको सिंबल की तरह से लिख देते हैं, लेफ्ट साइड जो हम रिएक्टेंट, जो रिएक्शन होता है, ठीक है ना, रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं यानी कि जो रिएक्टेंट होते हैं
उनको इक्वेशन में किधर साइड लिखते हैं, लेफ्ट साइड लिखते हैं, है ना। जो रिएक्टेंट होते हैं यानी कि जो अभिकर्मक होते हैं, इनको किधर साइड लिखते हैं, लेफ्ट साइड लिखते हैं। किसके लेफ्ट साइड, रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड लिखेंगे। अब बीच में कौन रहेगा, एरो, यानी कि लेफ्ट साइड, और फिर बीच में क्या कौन रहेगा, ये एरो लगा लो या बराबर का साइन लगा लेते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया। हाँ, अब फिर उसके बाद राइट साइड किसको लिखते हैं, प्रोडक्ट को, यानी कि राइट साइड किसको लिखा जाएगा, प्रोडक्ट को। ये तो पहला वो हो गया स्ट्रक्चर, ढांचा, यानी कि ऐसे इधर साइड अभिकर्मक रहेगा यानी कि रिएक्टेंट रहेंगे, फिर एरो लगा लो, ठीक है ना, और उसके बाद किसको लिख लो, उत्पाद को, यानी कि प्रोडक्ट। ये अपना मेन ढांचा हो गया, ठीक है, समझ गए। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएक्टेंट है उनको एरो के किधर साइड लिखना है, लेफ्ट साइड, और बनने वाले जो नए प्रोडक्ट होते हैं उनको किधर साइड लिखना है, एरो के राइट साइड। चलो अब इसके आगे की कहानी बताओ, फिर उसके बाद क्या करेंगे। ये ढांचा तैयार हुआ है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब इसमें जो भी केमिकल रिएक्शन जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब उसके लिए क्या लिखोगे, क्या करना है। हाँ, रिएक्टेंट, ये तो समझ गए कि रिएक्टेंट लेफ्ट साइड लिखना है और प्रोडक्ट को राइट साइड। अब आगे की कहानी बताओ। जैसे हम दो एलिमेंट लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, तो इसको हम सिंपल तरीके से लिखेंगे Mg प्लस O2, फिर एरो लिखकर जो प्रोडक्ट बनेगा MgO, तो उसको भी सिंपल तरीके से लिखकर सेम प्रोडक्ट। मतलब पहला ये बोल रहे हो कि अगर हमारे पास, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट जो है यानी अभिकर्मक जो है वो दो या दो से अधिक है, क्या है, दो या दो से अधिक। जैसे मान लो अपने पास, ये तो पहले वाले का लिखने का हो गया, मान लो अगर अपने पास दो या दो से अधिक, जैसे एक रिएक्टेंट ए है और फिर बी है, तो इनको कैसे लिखा जाएगा रिएक्टेंट साइड में, दो या दो से अधिक है तो उनको प्लस के फॉर्म में, किसके फॉर्म में लिखा जाएगा, प्लस के फॉर्म में। अगर अपने पास जितने भी रिएक्टेंट हैं, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट है, तो उन सभी रिएक्टेंट को प्लस के फॉर्म में लिखा जाएगा। उधर साइड प्रोडक्ट भी अगर अपने पास दो या दो से अधिक बन रहे हैं, तो जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको भी कैसा लिखा जाएगा, प्लस के फॉर्म में लिखा जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत। पहला क्या है, रिएक्टेंट लेफ्ट साइड रहेगा और प्रोडक्ट एरो के राइट साइड, दोनों के बीच में क्या रहेगा, एरो बना रहेगा। और इस एरो का डायरेक्शन भी ध्यान रखे रहना कि एक एरो का डायरेक्शन जो लिखा जाता है, दिशा जो दिखाई जाती है वो कैसे दिखाई जाती है, किधर साइड होती है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर डायरेक्शन लगता है एरो का। मतलब जिधर से मतलब नया प्रकार का पदार्थ जिधर साइड बन रहा होता है उधर ही साइड एरो का क्या होता है, डायरेक्शन होता है। कुछ रिएक्शन ऐसे भी होती हैं कि वापस लौट आती हैं, उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं उसको, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। मतलब जैसे कि दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके नए प्रकार के प्रोडक्ट बनाएं और फिर कुछ समय बाद वो प्रोडक्ट वापस अपने रिएक्टेंट फॉर्म में वापस चला आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। हाँ, मतलब कि जब तक कोई एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई करके रखे रहोगे तब तक प्रोडक्ट देता रहेगा, और जैसे ही वो अपने नॉर्मल स्टेट में आएगा तो वापस आ जाता है। तो सारी ऐसी नहीं होती हैं, कुछ अभिक्रियाएँ होती हैं। तो जो रिवर्सिबल होती हैं, रिवर्सिबल का मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ जो होती हैं तो वापस आ जाती हैं ना। तो जैसे मान लो ए से क्या बना, बी, और फिर वापस कुछ समय बाद बी से आ गए, तो ऐसे लगाते हैं एरो रिवर्सिबल वाले का। मतलब ए से बी की तरफ भी रिएक्शन जा रहा है और फिर बी से ए की तरफ भी आ जा रहा है, तो इस तरीके का एरो लगाते हैं। तो समझ गए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो साइन लगता है, चिन्ह जो होता है वो कैसा होता है। इसकी जगह आप बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हो, ठीक है, पर बराबर का बहुत कम मिलेगा, ज़्यादातर आपको एरो का ही मिलेगा। तो जो इरिवर्सिबल होते हैं, जो अनउत्क्रमणीय होते हैं, जो वापस नहीं लौटते हैं, तो एक ही डायरेक्शन में एरो रहेगा। और जो रिवर्सिबल होती हैं जो रिएक्शन यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो वापस लौट आती हैं, तो उसमें दोनों साइड एरो लगाओगे, हाफ हाफ। क्लियर नहीं, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट बताओ कि क्या और क्या क्या होता है, क्या क्या लिखना होता है केमिकल रिएक्शन में। और सिर्फ मतलब किस स्टेज में पाए जाते हैं। हाँ, मतलब आपने जो रिएक्टेंट वगैरह, जैसे ये अपने पास दो रिएक्टेंट हैं और ये आपस में रिएक्शन करके मान लो प्रोडक्ट वगैरह बनाए, ठीक है ना। तो कौन किस स्टेट में है, कौन सा मैटर किस स्टेट में रिएक्शन कर रहा है, या जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किस स्टेट में, कौन सी अवस्था में अपने को प्राप्त हुआ है, तो उसके सिंबल में
जो भी आप लिखे हो, जैसे जो भी एलिमेंट या कंपाउंड यानी जो भी तत्व या यौगिक आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, तो उसका जो भी आप केमिकल फॉर्मूला या सिंबल लिखे हुए हो, तो उसके सिंबल के साथ नीचे जिस स्टेट में पाया जाता है उसके स्टेट को भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मान लो कि अगर कोई मैटर या जो भी पदार्थ है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में, तो उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। जैसे मान लो ए सॉलिड स्टेट में है तो इसके सिंबल के साथ इधर एस लिख देना, ठीक है ना। मान लो कोई लिक्विड स्टेट में है यानी कि द्रव रूप में है, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, एल यूज करते हैं। लिक्विड स्टेट के लिए क्या यूज करते हैं, एल। अब मान लो कोई गैस स्टेट में है, गैस अवस्था में, तो उसके लिए मान लो सी, जैसे वो गैस स्टेट में अपने को प्राप्त हुआ है, तो इसके लिए क्या लिखोगे, जी लिखोगे। और एक और होता है ए क्यू, एक्वस फॉर्म। ये क्या होता है, एक्वस का मतलब क्या होता है, हाँ मतलब वो घोल के फॉर्म में रहेगा तुमको, ठीक है। जैसे बोला जाता है ना, जैसे पानी अपने पास जिसमें नमक मान लो है, पानी में मान लो नमक मिला हुआ है, तो उसको एक्वस फॉर्म बोलेंगे। अगर केवल पानी सॉलिड मतलब केवल नमक बस होता, तो उसको NaCl को आप क्या लिख, मान लो अगर मैं NaCl को, जैसे ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है ना, ये अपने पास बना है, तो अगर अपन यहाँ F लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सॉलिड स्टेट में मतलब केवल सोडियम क्लोराइड है और कोई नहीं। लेकिन अगर इसी में मैंने ऐसे लिख दिया AQ फॉर्म में, तो इसका मतलब ये है कि पानी के साथ घोल है आपका NaCl, मतलब NaCl कहाँ है, पानी में घुला हुआ है। एक्वस का मतलब ये होता है, ठीक है ना, समझ गए। तो उस एक्वस के लिए क्या शॉर्ट फॉर्म, क्या सिंबल यूज करते हैं, AQ। इसका मतलब क्या होता है, पानी के साथ घोल के रूप में आपके पास वो चीज़ क्या है, प्रेजेंट है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो कौन सा मैटर यानी कौन से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वगैरह या जो भी आपका एलिमेंट कंपाउंड है वो किस स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बनने वाले जो प्रोडक्ट है वो किस स्टेट में बन रहा है, उसको उसके सिंबल के साथ उसके स्टेट को क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि जैसे अपन केमिकल इक्वेशन बना लिए, ठीक है ना। अब बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं, बहुत सारे तो स्पॉन्टेनियस होते हैं जो अपने आप होते रहते हैं, ठीक है ना, इन्वायरमेंट में। लेकिन काफ़ी सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं, जैसे लैब वाले रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमको हीट देने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। या कोई नया प्रकार का कुछ पदार्थ मिलाना पड़ सकता है जिससे कि वो रिएक्शन क्या हो जाए, स्पीड क्या कर ले, पकड़ ले। मतलब देखो बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत धीमी स्पीड से होते हैं, तो उस रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए एक नए प्रकार का मैटर को लेके आते हैं और उसको मिला देते हैं, तो रिएक्शन क्या हो जाता है, काफ़ी तेज हो जाता है। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पीड में होती हैं, मतलब वो अभिक्रियाएं काफ़ी तेज से चल रही होती हैं और अपन को उस रिएक्शन को कंट्रोल करना है, रोकना है, तो उसके लिए भी कोई नए प्रकार का पदार्थ क्या होते हैं उसमें मिलाते हैं जो उसकी रिएक्शन के स्पीड को क्या कर दे, घटा दे। तो कहने का मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या बना रहा है, वो तो समझ गए, लेकिन किसकी मदद से ये रिएक्शन आप करा रहे हो, कौन सा फैक्टर उसमें काम कर रहा है जिसके मदद से वो रिएक्शन हो रहा है, या आप अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ाना या घटाना चाहते हो, तो क्या चीज़ करके उसको बढ़ा या घटा रहे हो, उसको भी अपन इक्वेशन में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लो अगर टेम्परेचर उम्परेचर दे के, अगर मान लो इसको अपने को क्या करना है, टेम्परेचर देना है, तो अगर इसको टेम्परेचर देते हैं तो शो कैसे करते हैं कि ये इसको टेम्परेचर दे के रिएक्शन कराया गया है। तो ये जो एरो है ना, तो यहाँ पे आपको ये इस तरीके का सिंबल लगाते हैं, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, इसको टेम्परेचर क्या कर रहे हो, दे रहे हो, ठीक है ना, समझ गए। यानी कि इसको तापमान देकर आप क्या कर रहे हो, रिएक्शन करा रहे हो। अब कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर दे रहे हो, कितना दे रहे हो, वो कैसे लिखते हैं, तो ये जो नीचे आपको दिख रहा है, जैसे मान लो हमने इसको क्या बोला, 200 डिग्री सेल्सियस केल्विन से मान लो 400 केल्विन तक का टेम्परेचर देना है, तो वो ऐसे नीचे लिख देते हैं, समझ गए। मतलब आप क्या फैक्टर इसमें अप्लाई कर रहे हो उसको कहाँ लिखा जाता है, तो उसको ये जो एरो दिख रहा है ना, इसी के ऊपर और नीचे लिख के क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है।
समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि जो रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन को कौन से फैक्टर, फैक्टर मतलब समझ गए ना, कारक, मतलब किस कारक द्वारा आप इसको जो है वो रिएक्शन करा रहे हो, तो उस कौन से फैक्टर से, रिएक्शन को कौन से फैक्टर से करा रहे हैं, तो उस फैक्टर को कहाँ लिखा जाता है, जो भी फैक्टर है, टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी चीज़ आप अप्लाई कर रहे हो उसको कहाँ लिखा जाता है, जो एरो बना हुआ है बीच में, इसी के ऊपर या नीचे प्रदर्शित करते हैं, लिख कर क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आया? ठीक है ना? तो ये है अगला पॉइंट। चलो अच्छा, ये तो समझ गए कि मान लो अगर अपन क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को टेम्परेचर टेम्परेचर देते हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लो अगर रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन मतलब जिसमें अपन टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं, वो मतलब अपने आप रिएक्शन हो रहा और उसमें अपने को टेम्परेचर या हीट मिल रहा होता है, मतलब एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक जानते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, मतलब जिसको हीट की जरूरत पड़ती है, यानी अपन उसको टेम्परेचर वगैरह देते हैं, गर्म करते हैं, तो ये तो समझ गए कहाँ लिखना है, टेम्परेचर वगैरह देना है या गर्म करना है तो उसको कहाँ लिखना है, एरो के ऊपर नीचे। लेकिन जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, मतलब रिएक्शन अपने आप हो रहा है और उसमें हमको हीट मिल रहा है, तो उसको कहाँ रिप्रेजेंट करोगे? हाँ, राइट साइड अपन को जो हीट वगैरह जो अपने को मिलती है ना, जो भी जितना भी मिलता है तो उसको इधर साइड क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी प्रोडक्ट साइड। ये हीट का सिंबल वगैरह, मतलब हीट वगैरह जो है, मतलब वहाँ पे किस प्रकार का हीट अपने को मिल रहा है उसका सिंबल जो है वो किधर साइड रिप्रेजेंट कर देते हैं, प्रोडक्ट साइड। किस टाइप के रिएक्शन होंगे? एक्जोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं, यानी कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जो होती है, ठीक है ना? तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में अपने को क्या होता है, हीट क्या होता है, ऊष्मा क्या होती है, मिलती है ना। हीट जो होता है यानी ऊष्मा जो होती है वो क्या होती है, मिलती है या निकलती है, ये बोल सकते हो। मतलब रिएक्शन में हीट जो होती है वो क्या होती है, निकलती है। तो उसे किधर साइड लिखा जाता है, प्रोडक्ट साइड प्लस लगा के आपको जो भी हीट जिस जिस भी फॉर्म में अपने को हीट मिल रहा है उसका उसी फॉर्म का सिंबल क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट साइड रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? प्रोडक्ट साइड यानी कि उत्पाद की तरफ रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर? ठीक है ना? अच्छा ये बताओ, कैटलिस्ट जानते हो किसको बोलते हैं? कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, किसको बोलते हैं? हाँ, मतलब कि ऐसा मैटर या जो भी एलिमेंट या कंपाउंड जो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है उसके स्पीड को वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है। मान लो धीमी अभिक्रिया है, उसको उसकी अभिक्रिया की स्पीड क्या करनी है, बढ़ानी है। तो उसकी अभिक्रिया की स्पीड को, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए जिस भी मैटर को आप ला रहे हो उसको कैटलिस्ट बोलते हैं, उत्प्रेरक। ठीक है ना? और उत्प्रेरक रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब पार्टिसिपेट ना करने का मतलब ये नहीं है कि वो उसमें कुछ कर ही नहीं रहा है, वो करता है पार्टिसिपेट, लेकिन पूरा अभिक्रिया कराने के बाद लास्ट में वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आपको प्रोडक्ट साइड फिर से मिल जाएगा। तो मतलब उसमें कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ स्पीड को वो क्या कर दिया, उसने बढ़ा दिया। तो उसने रिएक्शन किया है इनके साथ मिलके, लेकिन लास्ट में वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है, तो इसको ये बोलते हैं कि वो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बाकी ऐसा तो है नहीं कि कोई बिना पार्टिसिपेट किए रिएक्शन को घटा या बढ़ा दे, पार्टिसिपेट करता है लेकिन लास्ट में वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है। तो अगर आप किसी कैटलिस्ट को, जिसको भी यूज कैटलिस्ट के फॉर्म में जिसको भी आप यूज करते हो, उसको कहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको भी एरो में ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? तो जो भी आप कैटलिस्ट वगैरह यूज करते हो, कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक, समझ गए ना किसको कहते हैं, उत्प्रेरक। ठीक है? तो जो भी उत्प्रेरक वगैरह आप यूज करते हो उसको भी कहाँ लिखते हैं, एरो के ही ऊपर या नीचे। अब जैसे मान लो कोई रिएक्शन है जिसमें अपन प्लेटिनम की मेटल जो है, धातु है, उत्प्रेरक के रूप में यूज कर रहे हैं, तो उसको अपन यहाँ पे ऐसे लिख देंगे बस। तो वो ऐसे भी समझ में आ रहा है कि ये अपन मैटर ले रखे हैं और एरो के पास यूज किए हैं, मतलब ये कैटलिस्ट के फॉर्म में। अगर इधर उधर कहीं लिख देता तो इसका मतलब क्या हो जाता, मान लो अगर इधर साइड लिख देता या उधर, इसका मतलब वो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, रिएक्शन उन्हीं के बीच में हो रहा है।
लेकिन अगर एरो के पास आप लिख दोगे तो इसका मतलब ये है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बस वो रिएक्शन की स्पीड को घटाया बढ़ाने का काम कर रहा है। समझ गए? कोई डाउट? ठीक है, ठीक है। तो लिखने का तरीका तो समझ गए कि केमिकल इक्वेशन को अपने को लिखना कहते हैं, ठीक है ना। यानी जो भी उसमें पार्टिसिपेट करें उनको उनके केमिकल फॉर्मूला द्वारा क्या करो, रिप्रेजेंट करो, और फिर उसके बाद प्लस माइनस जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको उसके केमिकल फॉर्मूले के साथ प्लस प्लस माइनस नहीं लगाना है, सिर्फ प्लस ही का लगाना है, हाँ माइनस ना लगा देना, ठीक है। कि दो रिएक्टेंट के बीच में माइनस का चिन्ह लगा दो, प्लस ही बस का लगा सकते हो, और उसको उनके जिस भी स्टेट में पाए जा रहे हैं उसको उसे स्टेट के साथ क्या कर दो, रिप्रेजेंट कर दो, और जो भी उसमें फैक्टर अप्लाई हो रहा है उसको उसके एरो के ऊपर नीचे लिख के उसको प्रदर्शित कर देना है, ठीक है ना। चलो अगला पॉइंट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। इससे क्या समझते हो? यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण। बोलो, नाम से ही समझ में आ रहा है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? बैलेंस कर दें तो बैलेंस, जितने रिएक्टेंट होते हैं उतने प्रोडक्ट होने चाहिए। मतलब अगर दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करें तो दो ही प्रोडक्ट बनने चाहिए। तो जो हाँ बोलो बोलो। तो जो हमारे रिएक्टर में प्रोडक्ट होते हैं, अगर हमारे लेफ्ट साइड जितना मास होता है हाँ उतना ही प्रोडक्ट साइड होगा, मास, बराबर करना करे या फिर उतना हो, उसे ही हम बैलेंस करते हैं। तो ये उस पे चलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। अच्छा ये बताओ केमिकल इक्वेशन जो लिख रहे होते हैं उसमें केमिकल इक्वेशन में किन को लिखते हैं? एलिमेंट ही ना लिखा रहता है, एटम। हाँ फॉर्मूले द्वारा अपन किसी भी केमिकल इक्वेशन को, जैसे मान लो पानी का ही सूत्र ले लेते हैं, आज तक किसी का बताते हैं तो यहाँ पे भी यही बता रहा हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? पानी, H2O, ये है, ठीक है ना। तो अब जैसे इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एलिमेंट, तो बैलेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि जितने एटम, जिस टाइप के एटम लेफ्ट साइड हैं उतने ही उसी टाइप के एटम क्या होना चाहिए, राइट साइड भी होना चाहिए। मतलब हाँ, एटम को अपन क्या करते हैं इसमें बैलेंस करते हैं, समझ गए। मतलब जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं? दो, उधर साइड भी दो है, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है और उधर, तो इधर ऑक्सीजन का एटम अनबैलेंस है ना, तो यानी इसके एटम को क्या करना पड़ेगा, तो इधर दो है तो उधर भी फिर कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए। तो चलो इसका दो ठो कर देता हूँ। और ध्यान रखना बैलेंस करने के लिए जब भी आप किसी भी नंबर का, जितने भी जिससे भी बैलेंस करना है तो उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में हमेशा इधर ही साइड लिखना होता है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो ये लोग मैंने बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन कितने हो गए? दो, लेकिन हाइड्रोजन चार हो गए ना, तो अब हाइड्रोजन को भी बैलेंस करने के लिए इधर भी दो का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ये ऐसे होता है, यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दोनों साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, जो भी एलिमेंट या एटम है उनकी संख्या को क्या करना होता है, बराबर करना होता है। तो रिएक्टेंट साइड पार्टिसिपेट करने वाले जो भी एटम है और प्रोडक्ट साइड जो भी एटम है, तो जितने एटम रिएक्टेंट साइड हैं उतने ही एटम क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड। तो उनको बराबर करने के लिए अपन लोग जिस भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके फिर उसके बाद जो केमिकल इक्वेशन अपन रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आया समझ में? अब पूछ लिया जाए कि ऐसा क्यों किया जाता है, मतलब इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर ये है कि जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो किस कॉन्सेप्ट पे चलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है ना। केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 नियम पढ़े हो ना, उसमें से एक नियम कौन सा, पहला वाला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये क्या बोलता है, मतलब इसका कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाए कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन किस कॉन्सेप्ट पे अपन लोग लगाते हैं या करते हैं, किस सिद्धांत को अप्लाई करते हैं, तो वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पर। अब ऐसा क्यों, तो कॉम्बिनेशन वाले में पहले ही बताया जा चुका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो केमिकल कॉम्बिनेशन का जो नियम पढ़े थे उसमें पहले ही बताया जा चुका है कि जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें जितने मास, मतलब जो मास होता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है ना तो मास को खत्म किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही एक्स्ट्रा क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। जितना मास पहले था उतना ही मास
बाद में भी रहेगा। तो मास पहले और बाद में उतना ही तभी रहेगा बराबर जब दोनों साइड में एटम की संख्या क्या हो, बराबर हो। इसलिए अपन क्या करते हैं कि बैलेंस इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के एटम की संख्या को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट कि केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते किसको हैं, ठीक है ना? और दूसरा किस कॉन्सेप्ट पर ये वर्क करता है, मतलब किस सिद्धांत पे अपन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। चलो भाई, अगला पॉइंट अपना क्या है, एडवांटेज ऑफ केमिकल इक्वेशन, मतलब रासायनिक समीकरण के लाभ। यानी अपने पास कोई केमिकल इक्वेशन मान लो लिखा हुआ है, ठीक है ना, तब उसको देख के आप उसके बारे में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हो, यही इसमें बताया जाता है एडवांटेज, ठीक है ना। तो चलो बताओ भाई, कौन कौन बता रहा, क्या क्या एडवांटेज है? हम सर उसको देखकर स्टेट बता सकते हैं। पहले स्टेट, सर चलो आप हो गया, लाइन ठीक है ठीक पूछिए है तो ठीक मैं है, बता समझ गए। जब अपने पास केमिकल इक्वेशन लिखा रहता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो उसमें अपन क्या करते हैं, उसको उसके स्टेट के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ना। यानी अपन इक्वेशन को देख के कौन सा एलिमेंट या कंपाउंड किस स्टेट में है वो बता सकते हैं, या मतलब किस स्टेट में वो रिएक्शन कर रहे हैं, कौन सी अवस्था में, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब चीज़ें। और जो प्रोडक्ट अपने पास बन रहा होता है वो किस स्टेट में अपने को प्राप्त हुआ है, कि सॉलिड में प्राप्त हुआ है कि लिक्विड की गैस। तो वो केमिकल इक्वेशन को अपन देख के क्या कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। तो पहला तो प्रॉफिट ये हो गया कि जो भी एलिमेंट या कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहा है, या इसी को अपन बोल सकते हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, जो भी अपने पास है, वो किस स्टेट में है, कौन सी अवस्था में है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं या कौन सी अवस्था में अपने को प्राप्त हो रहे हैं, वो बता सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, अपन केमिकल इक्वेशन को देख के रिएक्शन के बारे में क्या क्या बता सकते हैं, ठीक है ना। जो अपने पास इक्वेशन लिखा रहेगा तो उसको देख के आप क्या क्या चीज़ें उसके बारे में बता सकते हो। तुमको कैसे पता चलेगा कि कौन किस स्टेट में है, क्या है। अगर मान लो मैं रिप्रेजेंट नहीं करूँगा तो थोड़ी तो पता चलेगा क्या कि कौन किस स्टेट में रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना। तो उसमें एक केमिकल इक्वेशन जो एकदम परफेक्ट तरीके से जो केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है, तो इक्वेशन को लिखने के जितने भी तरीके पढ़े तो वो सारी चीज़ें इक्वेशन में क्या है, रिप्रेजेंट रहनी चाहिए। उसको बोलते हैं परफेक्ट केमिकल इक्वेशन। तब उस केमिकल इक्वेशन को देख के आप रिएक्शन के बारे में क्या क्या चीज़ें बता सकते हो, जो भी चीज़ें आप उसको देख के बता सकते हो। ज़्यादा कुछ मशक्कत तुमको करनी नहीं पड़ेगी, वो तुम्हारे लिए एडवांटेज है ना। नहीं तो फिर अगर पता करना हो तो फिर जाओ पहले उसको लो, उस स्टेट में देखो कि अपन जिनको रिएक्शन करा रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट अपने को जिस स्टेट में मिला है तो वो किस स्टेट में रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके उसको बना रहे हैं। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। और अपने पास केमिकल इक्वेशन सब उसका इंफॉर्मेशन के साथ लिखा हुआ है, तो वो देख के आसानी से क्या कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। चलो बताओ, अगला पॉइंट बताओ। पहला तो स्टेट बता सकते हो, दूसरा उसका जो मास होता है वो कंजर्व होता है, मतलब ये रहता है कि हमने जितना मास यूज किया, मतलब जितना जो चीजें यूज की उसका जितना मास है हमारा प्रोडक्ट भी उतना ही आता है, तो काफी ज्यादा। ये तो तुम बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बता दिए। फिर भी सर एडवांटेज है। ये तुम्हारे लिए क्या एडवांटेज है? मेरे लिए नहीं, सर हमें एक नई चीज सीखा। नई चीज़ की चीज की हमें कोई नई चीज पता चलती केमिकल इक्वेशन। तो वही नई चीज़ क्या पता चली वो तो बताओ, प्रोडक्ट के बारे में। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन में कौन से रिएक्शन में किस प्रकार के रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करके किस प्रकार का प्रोडक्ट बनाते हैं या बना रहा है, वो बता। कहने का मतलब ये है रिएक्टेंट यानी कि अभिकर्मक और प्रोडक्ट के बारे में अपने को इसमें क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है, यानी उत्पाद के बारे में। समझ गए? इसके बारे में अपने को क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। कहने का मतलब ये है कि कौन से रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके कौन सा प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, वो आप केमिकल इक्वेशन को देख के क्या कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम क्लोराइड है, मान लो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और हाइड्रोजन क्लोराइड है, और ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाते हैं। मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है और एक अपन ले लेते हैं क्या, पहला क्या ले लिए, सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा हाइड्रोजन क्लोराइड, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, NaCl प्लस H2O। तो ये अपने पास एक केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है। तो अब आप इसमें ये बता सकते हो कि रिएक्टेंट के रूप में कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा HCl, ये है बेस और ये है एसिड। तो क्या बना रहा, NaCl प्लस पानी, यानी ये है सॉल्ट और ये है वाटर।
लवण और पानी। तो इसको देख के अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर एसिड और बेस को अपन रिएक्शन कराते हैं तो अपने को सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ये चीज़ आप बता सकते हो रिएक्शन को देख के कि किस टाइप के रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करके किस टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जानकारी आप इसमें बता सकते हैं। वहाँ पे NaCl और H2O है तो उसको हम एक्टिव के फॉर्म में लिख सकते हैं जो आपकी लगा के। यहाँ लिखोगे, हाँ ये पानी के साथ ही अपने को वो मिला है ना उसमें, तो यहाँ पे ये एक्वस फॉर्म में है। अब इसको जैसे बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl, जैसे अब ये है अपने पास, ये भी एक्वस फॉर्म में है। सोडियम कभी भी अकेला होता नहीं है। पानी के जब उसको रिएक्शन कराओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो पहले उसको क्या करोगे, पानी के साथ रिएक्शन कराओगे, तब पहले सोडियम ऑक्साइड बनता है, फिर जाके हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये भी अपने पास एक्वस फॉर्म में ही है। और ये HCl ये भी लिक्विड फॉर्म में है। और इनको जब आपस में मिलाते हैं तो वहीं दो सॉल्यूशन अपने पास तैयार होता है। उसी सॉल्यूशन में से सोडियम क्लोराइड अलग हो जाता है और पानी उसी में मिला हुआ है। तो ये एक्वस फॉर्म में है। समझ गए? क्लियर हो गया? चलो, और क्या जानकारी दे सकते हो? रौनक की बात है। हम लोग टेम्परेचर की कौन सी यूज अच्छा, मतलब कि जैसे केमिकल इक्वेशन में अपन यहाँ एरो में क्या है, टेम्परेचर वगैरह रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो अपन ये बता सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन कितने टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो रहा है ना? मतलब कितना आप इसको तापमान की ज़रूरत पड़ रही है, कितने टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा, मतलब कि आप उसके हीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हो, दे सकते हो, कितने टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा। या ये बोल सकते हो हीट यानी ऊष्मा से रिलेटेड आप बात बता सकते हो कि कितनी हीट अपने को मिल रही है। कहने का मतलब हीट से रिलेटेड मतलब आप टाइप ऑफ रिएक्शन बता सकते हो कि ये कैसा है, एक्जोथर्मिक या एंडोथर्मिक। ठीक है ना? टेम्परेचर को देख के या हीट को देख के आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन बता सकते हो कि ये एक्जोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। मतलब कि ऊष्मा थर्मिक है, एक्जोथर्मिक यानी ऊष्मा छेपी, और ये ऊष्मा शोषी। तो ये कैसे देख के बता सकते हो कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्जोथर्मिक? अगर हीट इन्वॉल्व हो रही होगी तो मतलब यहाँ पे अगर टेम्परेचर वगैरह लगा होगा तो मतलब वो एंडोथर्मिक, उसको टेम्परेचर की जरूरत पड़ रही है। और अगर हीट इधर राइट साइड में रिप्रेजेंट की होगी मतलब हीट अपने को मिल रही है, मतलब वो एक्जोथर्मिक में चला जाएगा। ठीक है ना? चलो, नेक्स्ट पॉइंट बताओ कि क्या प्रॉफिट बता सकते हो। सर इसमें जो हमें गैस उत्पन्न होती है मतलब जो गैसें मिलते हैं जो अपने यूज के होते हैं। यूज के होते हैं? हाँ मतलब जो गैस उत्पन्न होती है उनको मतलब हम अपने यूज में ले सकते हैं। मतलब जो उसमें गैस उत्पन्न हो रही है वो हमको मतलब लाभ हो रहा है ना। अच्छा, मतलब रिएक्शन करा के तुम गैस लेना चाहते हो? हाँ जो मतलब मेरे काम की है। अरे यहाँ अपना एडवांटेज वो वाला ना हुआ है कि मेरे काम का कौन सा आ रहा है। केमिकल इक्वेशन को देख के ये क्या क्या चीज़ें तुम उसके बारे में बता सकते हो, वो है चल रहा है यहाँ पे। हमको क्या चाहिए वो थोड़ी चल रहा है। चलो, देखो, केमिकल इक्वेशन को देख के आप ये बता सकते हो कि कौन सा रिएक्टेंट कितने अमाउंट में अभिक्रिया करके कितने अमाउंट में प्रोडक्ट जो है वो बना सकता है। यानी आप अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के बारे में क्या कर सकते हो, बता सकते हो। मतलब यहाँ ऐसा है कि कितने मात्रा में हमको रिएक्टेंट लेना पड़ेगा किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो आप इक्वेशन को देख के बता सकते हो। ऐसा नहीं कि आप किसी भी अमाउंट में दो रिएक्टेंट को ले लो तो तुम्हारे पास प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। उसका एक परफेक्ट अमाउंट लेना पड़ता है कि इतने इतने अमाउंट में जब इसको मिलाएंगे तब जाके अपने को इतने अमाउंट का प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा। तो वो आप केमिकल जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हो उसको देख के क्या कर सकते हो, बता सकते हो। जैसे क्वेश्चन बन गया कि बताओ अगर इतना मात्रा में अपन ये दोनों लेते हैं, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितनी मात्रा में बनेगा। तो उसके लिए तुमको पहले क्या करना पड़ेगा, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। और फिर उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से वहाँ पे देखना पड़ेगा कि कितना मात्रा में ये दोनों पार्टिसिपेट करके कितनी मात्रा में प्रोडक्ट बनाएंगे। फिर बाकी वही अपना मैथ वाला गुणा भाग करना होता है कि भैया अगर 10 ग्राम से उधर 2 ग्राम का प्रोडक्ट बन रहा है तो 5 ग्राम से कितना बनेगा, बाकी वो सब जानते ही हो। ठीक है, समझिए। लेकिन जो पहला इक्वेशन तैयार हुआ कि 10 ग्राम से रिएक्टेंट से 2 ग्राम का प्रोडक्ट बन रहा है, वो कहाँ से पता चला? केमिकल इक्वेशन से। समझ गए? ठीक है ना? यानी कि अपन क्या कर सकते हैं, अभिकर्मक की मात्रा और उत्पाद की मात्रा क्या कर सकते हैं, रिएक्ट केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी संतुलित रासायनिक समीकरण को देख के क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और कोई इंफॉर्मेशन केमिकल इक्वेशन का? बस इतना ही मिलता है।
जितना भी बैलेंस इक्वेशन में जो जो इन्फॉर्मेशन लिखे थे कि क्या क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, वही वही सारी जानकारी तो तुमको क्या होंगी, मिलेंगी। क्लियर ना? पहला कैटलिस्ट, हाँ, मतलब कि आप केमिकल इक्वेशन को देख के ये बता सकते हो कि किस प्रकार के केमिकल इक्वेशन को कराने के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आप कैटलिस्ट का इंफॉर्मेशन दे सकते हो। कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक, कहने का मतलब ये कि किस प्रकार की अभिक्रिया को कराने के लिए किस प्रकार का कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, तो उसके बारे में क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन दे सकते हो।